नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। मैं आपका टीचर दीपक विश्वकर्मा। मोस्ट अवेटेड चैप्टर जो हमारा रहा है चैप्टर नंबर 4। बच्चे काफ़ी टाइम से इसको लेकर जिद कर रहे थे। थोड़ा टेढ़े टाइप का चैप्टर है, थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लगता है इससे डर सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हम इंट्रोडक्शन में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उन कॉन्सेप्ट से समझाया जाए। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर मान लो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो बाकी सवाल समझाने की गारंटी हमारी। कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी हमेशा की तरह, और फिर उन चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस में लाओगे तो सारी चीज़ ध्यान रह जाएंगी। मैथ्स में यही होता है। फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं हम? तो बस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं। अब भाई स्वाभाविक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम है तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है ना। तो 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर बच्चे ने 11th में ना भी पढ़ी हो तो उसे चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना है। जहाँ भी 11th के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ मैं पूरी तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। चैप्टर हो सकता है लंबा खींचे, 2-4 वीडियो ज़्यादा बन जाए, पर हमारी कोशिश रहेगी कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल धीमी गति से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझना है। रात के अभी 12:30-1 बज रहे हैं, ठीक है। मस्त आराम से समझना, कोई कहीं नहीं जा रहा, वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो है ना। तो चलिए करते हैं शुरू। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दिया कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, घर परिवार मोहल्ले सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल, ठीक है। और फिज़िक्स भी हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है NCERT से बिल्कुल, और आप वहाँ पर हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पर भी हम एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। भाई चैप्टर है 4, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन से आप वाकिफ़ होंगे, हिंदी में बोलेंगे इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों के साथ इसमें कोई भेदभाव करना नहीं है, क्योंकि सवाल होता है ना। मैथमेटिक्स होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा हुआ, इधर एक टेबल बनाई हुई, टेबल क्या है तो इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। आई होप आपने इससे पहली वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, उसे समझा होगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 में आप, अब खैर अभी तो मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ, पर आपने जहाँ भी समझा हो अपने स्कूल वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है। तो मैं समझाता हूँ। मान लो एक फंक्शन हमें डिफाइन है, फंक्शन है और इसका डोमेन है A और इसकी रेंज है B, ठीक है। डोमेन मतलब समझते हो? डोमेन मतलब ये f(x) का अगर कोई सा फंक्शन होगा तो y के इक्वल होगा। अब x की बहुत अलग अलग वैल्यूज़ रहेंगी, कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है x की, कोई सा भी एक रियल नंबर -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में हो सकता है x का मान, है ना, ये ऐसा है ना। तो उसके लिए y की भी कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? y की भी कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। मान लेते कुछ भी वैल्यूज़ मिल रही है, मान लेते -1 से और 1 के बीच में मिल रही है। ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई ऐसा फंक्शन है कि जब उसमें ऐसा कोई सी भी रियल वैल्यू रख रहे हैं -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक, तो y की भी कुछ वैल्यूज़ आएंगी, स्वाभाविक है ना। तो हम मान लेते हैं -1 से और +1 आ रही है और इसके बीच के नंबर्स आ रहे हैं अलग अलग वैल्यूज़ रखने पर, ठीक है। तो ये जो हमने x की अलग अलग वैल्यूज़ रखी हैं इस फंक्शन में, वो x की वैल्यूज़ इसका कहलाती है डोमेन। क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है, ठीक है ना। जिसे परिसर, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग डोमेन ही याद रखो, आई थिंक हिंदी में भी डोमेन ही बोलते होंगे। और जो ये डोमेन की वैल्यू रखने पर जो हमें y की अलग अलग वैल्यूज़ मिली हैं, y की अलग अलग वैल्यूज़ मिली हैं, उन्हें बोलते हैं इसकी रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज, है ना। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है हमें, या फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो फंक्शन को होना चाहिए 1/1/2। क्या होना चाहिए? एक आच्छादित बोलते हैं शायद हिंदी में, एक आच्छादित मतलब 1/1/2 होना चाहिए। 1/1/2 का मतलब क्या है? तो 1/1/2 का मतलब बच्चों ये है कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की एक पर्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए। मान लो x का मान हमने 1 रखा, हमारा जो भी फंक्शन है f(x), तो इसके लिए y की वैल्यू भी कुछ मिलनी चाहिए हमें, कुछ भी। मान लेते हैं a मिल रही है ना, कुछ भी स्मॉल a मिल रही है y की वैल्यू। इसी तरह 2 रख रहा हूँ तो स्मॉल b मिल रही है। इसी तरह 3 रख रहा हूँ, मतलब हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक नई वैल्यू मिल रही है।
ऐसा नहीं हो रहा कि 1 रखने पर भी हमें ए मिली, फिर 2 रखी तो दूसरे ही 3 रखा तो फिर से हमें 1 मिल गया। मतलब डोमेन के किसी दो वैल्यूज़ के लिए रेंज किसी एक वैल्यू पर आ रहा तो फिर वो 1 1 ऑन 2 नहीं होता है ना। 1 1 ऑन 2 होने की कंडीशन क्या है कि पर्टिकुलर एक्स के पर्टिकुलर डोमेन के किसी एक वैल्यू के लिए रेंज की भी एक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने बनाया हूँ कि भाई 1 रख रहा हूँ तो ए आ रही है, 2 रख रहा हूँ तो बी आ रही है, 3 रख रहा हूँ तो सी आ रहा है। तो इस तरीके से किसी फंक्शन को हम 1 1 ऑन 2 बोलते हैं कि भाई किसी एक पर्टिकुलर एक्स के मान के लिए वाई की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है यहाँ से, यहाँ एक्स का मान, अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन मान लो, कुछ भी एक लीनियर इक्वेशन मान लो। तो एक्स के हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर वाई की एक पर्टिकुलर हमें वैल्यू मिले तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन 1 ऑन 2, है ना। जनरल सा एक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, सवाल बराबर समझ में आएंगे, पर थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए आपको समझाना ज़रूरी है ना। अब उसके बाद क्या होता है, अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, इसका प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट करता है, मतलब हम इसका प्रतिलोम फलन बना सकते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूँ केवल समझाने के लिए था। प्रतिलोम फलन कैसे, तो प्रतिलोम फलन का मतलब ये हो जाता है कि मैं इसे एफ इन्वर्स के रूप में लिख सकता हूँ, एफ इन्वर्स के रूप में। और जब मैं इन्वर्स करता हूँ किसी भी फंक्शन का तो डोमेन और रेंज चेंज हो जाती है, दोनों अपनी अपनी प्लेसेस चेंज कर लेते हैं। मतलब जब भी हम इन्वर्स करते हैं तो जो आपकी डोमेन है, जो डोमेन है वो बन जाएगा रेंज, और जो आपका रेंज होगा वो बन जाएगा डोमेन। तो अभी यहाँ पर हमारा डोमेन क्या है, ए, तो ए तो बन जाएगा आपका रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा बी, जब भी हम फंक्शन का इन्वर्स करेंगे। और इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 ऑन 2, मतलब डोमेन के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए रेंज की भी हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। बात आई समझ में, ये होती है किसी भी इन्वर्स फंक्शन की कंडीशन। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप समझते हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब हमने जो साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट, ये 6 जो हमने रेशियो पढ़े हुए हैं इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, मान लेते हैं साइन एक्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो साइन एक्स की आप जानते हो, साइन एक्स के लिए आप कोई सी भी रियल वैल्यू रखो। रियल वैल्यू मतलब, रियल वैल्यू से मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी रखो आप वैल्यू, साइन की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या आएगी, -1 आएगी, या -1 या +1 आएगी, या इन दोनों के बीच की कोई सी वैल्यू आएगी। इसके अलावा और कोई सी वैल्यू नहीं आती। हम जानते हैं जब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं तो वैसे डिंग 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 करके चलता है ना। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हो सकता है +1 और मिनिमम हो सकता है -1, इसके नीचे मतलब सारी वैल्यूज़ इसकी ऑक्सीलेट करती है। आप लोगों ने ध्यान पढ़ा होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पढ़े होंगे। तो हम कोई सी भी रियल वैल्यूज़ रख रहे हैं तो -1 और 1 ही वैल्यू आ रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो हमने यहाँ पर वो बनाते हैं हम, ये डोमेन, ये रेंज है ना, ये हमारा एक्स की वैल्यू है और यहाँ पर हमारा साइन एक्स का मान आएगा, है ना। तो आप देखोगे कि एक्स की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए हमारी रेंज में मान लो ये -1 है या +1 है और बीच के भी बहुत सारे नंबर। तो आप देखोगे एक्स मतलब हमारा एंगल, एक्स एंगल है, यहाँ पर एंगल को डिनोट कर, तो एंगल की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए आपको रेंज में एक ही वैल्यू मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप -π/2 कर बात करो, -π/2 एंगल की बात करो तो उस पर भी -1 मान होता, मतलब साइन -π/2 का आप मान निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी -1 होती है ना। और अगर आप साइन 3π/2 का मान निकालोगे, 3π/2 का भी मान निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी -1 होती है। तो मतलब क्या हो गया कि एक्स की 2 वैल्यूज़ के लिए, एक्स की 2 वैल्यूज़ के लिए, मतलब ये डोमेन है हमारा फिलहाल, है ना। तो इस डोमेन की 2 वैल्यू के लिए हमें रेंज में एक ही वैल्यू मिल रही है, दोनों जगह -1 हो। और ऐसा इन दोनों टाइम नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू -1 होगी, और इसी तरह ऐसे बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू +1 होगी। मतलब हमारा ये जो साइन एक्स है ये 1 1 ऑन 2 नहीं है, फिलहाल 1 1 ऑन 2 की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब भाई अगर ये 1 1 ऑन 2 की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स इसका इन्वर्स हम बना ही नहीं सकते, इसका इन्वर्स फंक्शन हम प्रतिलोम फलन बना ही नहीं सकते। अभी हमने प्रतिलोम फलन की कंडीशन देखी, समझ रहे हो ना भाई। किसी भी फंक्शन का अगर हमें इन्वर्स बनाना है तो उसके पर्टिकुलर डोमेन की एक वैल्यू के लिए रेंज की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं
कि डोमेन में साइन की किसी एक साइन के एक से ज़्यादा एंगल्स के लिए रेंज की केवल एक वैल्यू मिल रही है हमें, है ना। ऐसे बहुत सारे एंगल मिलेंगे, ढेर सारे एंगल। तो फिलहाल की कंडीशन में, इस कंडीशन में तो हम साइन को इन्वर्स फंक्शन के रूप में डिफाइन नहीं कर पाएंगे, साइन एक्स का इन्वर्स फंक्शन नहीं बना पाएंगे। अब क्योंकि हमें साइन का इन्वर्स फंक्शन बनाना ही है या बनाना भी पड़े, तो हम क्या करेंगे, हम जो इसकी रेंज है, जो साइन एक्स की रेंज है, इस रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब कहीं पे लाके पेक कर देंगे एक पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज़ के बीच में। अभी क्या है, कोई से भी रियल वैल्यू है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। लेकिन इसे 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब कहीं पर लाकर कंप्रेस कर दिया कि भाई इस एंगल से और इस एंगल के बीच की हम वैल्यूज़ ले रहे हैं साइन पर, तो उन वैल्यूज़ के लिए साइन एक्स का जो मान है वो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है ना। देखो मैं समझाता हूँ, है ना। तो हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया। इसे कैसे किया, तो हमने इसकी रेंज को, जो अभी पूरे रियल नंबर थे, तो रियल नंबर से हटाकर हमने बोल दिया कि भाई जो साइन एक्स की जो हम डोमेन, जो डोमेन है वो क्या लेकर चलेंगे, -π से +π/2। क्या लेकर चलेंगे, -π से π/2, -π/2 बोल रहा हूँ, -π/2 से +π/2। अब क्या होगा, हमने ये दो एंगल ले लिया। अच्छा ये तो समझते हो ना, ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। मैं समझा देता हूँ। ओपन इंटरवल मतलब ऐसा बॉक्स बनाते हैं ना हम, स्क्वायर बॉक्स, ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। कौन सा इंटरवल कहलाता है, क्लोज इंटरवल। ओपन गलत बोल दिया मैंने। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि यहाँ जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं ये भी उसके अंदर इंक्लूड है। जैसे अगर ये x की वैल्यूज़ हैं, x का इंटरवल शो कर रहा, तो यहाँ पर x की वैल्यू -π/2 भी हो सकती है, π/2 भी हो सकती है, और इन दोनों के इन बिटवीन भी हो सकती है, दोनों के बिटवीन कुछ भी, है ना। अगर इन्हीं की जगह अगर मैं ऐसा गोला लगा देता, ऐसा गोला, है ना, ऐसा नॉर्मल स्क्वायर, तो ये हो जाता ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि x की वैल्यू -π/2 और +π/2 को छोड़कर इनके बीच में जो भी है, मतलब x की वैल्यू ना तो -π/2 हो सकती है यहाँ, और ना ही +π/2 हो सकती है ना। x की वैल्यू ना ही +π/2 हो सकती है, इन दोनों को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। तो ये होता है ओपन इंटरवल। मतलब ओपन इंटरवल में जो इंटरवल्स दिए जाते हैं उन्हें हम काउंट नहीं करते हमारी वैल्यूज़ में, और जबकि अगर क्लोज इंटरवल में दिए जाते हैं तो उन्हें काउंट किया जाता है। तो ये क्लोज इंटरवल है। मतलब जब हम x की वैल्यू -π/2 लेंगे या इससे ज़्यादा लेंगे या +π/2 लेंगे और इससे कम लेंगे x की वैल्यू, तो आप देखोगे हमें उसकी रेंज में एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। मतलब कुल मिला के ये बात है कि अगर मैं x की वैल्यू है -π/2 लूँ, इसके बीच की लूँ, ये हमने x लिख दिया है ना, इसका डोमेन शो हो रहा है, साइन x का डोमेन है, और यहाँ पर हमने +π/2 ले ली, और इधर हमने इसकी रेंज बनाई है, रेंज जो किसको शो करेगी, साइन एक्स को। तो आप देखोगे कि -π/2 मतलब साइन -π/2 रखूँ, एक्स की जगह -π/, अरे ये साइन -π/2 रखूँ तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1, तो मतलब हमें इसके लिए -1 मिलेगी, है ना। और इसी तरह अगर π/2 रखूँ तो आप साइन π/2 की वैल्यू 1 जानते हो। इसी तरह बीच के किसी भी एंगल के लिए आप देखोगे, इन दोनों के बीच के साइन के लिए, तो एक पर्टिकुलर आपको वैल्यू मिलने वाली है। कोई भी वैल्यू एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक और एंगल पर हमें -1 मिल जाएगा, किसके बीच में, -π/2 और +π/2 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, हमने साइन एक्स वाले फंक्शन को क्या कर दिया, 1 1 ऑन 2 कर दिया। इस पर कंडीशन अप्लाई हो गई कि हाँ भाई ये दोनों जो एंगल हैं ये हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिए, कंप्रेस कर दिए। अब इनके बीच में जो वैल्यूज़ मिलेंगी, तो डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए रेंज की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिलेगी ही मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा है तो हमारा साइन एक्स क्या हो चुका है, 1 1 ऑन 2 हो चुका है। और अगर ये 1 1 ऑन 2 हो चुका है, इट मीन्स इसका इन्वर्स हम क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स की कल्पना कर सकते हैं, संकल्पना कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको एज्यूम कर सकते हैं, उसे मान सकते हैं, है ना। और जैसा हमने बताया आपको कि फंक्शन के इन्वर्स को कैसे शो करते हैं, तो उसकी पावर में क्या लगा देंगे हम, ऐसे इन्वर्स, ये x हो जाएगा। और जो आपकी रेंज है, अभी हमने बताया था कि इन्वर्स फंक्शन होगा तो रेंज बन जाएगा डोमेन, डोमेन बन जाएगी रेंज। तो इसके जो रेंज थी वो तो बन गई डोमेन, कि भाई वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, जो हमारे यहाँ पर x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू के लिए यह हो जाएगा डोमेन, रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2,
है ना, मतलब x की वैल्यू -1 से -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, इनके बीच की वैल्यू भी हो सकती है, क्लोज, हाँ है ना, क्लोज इंटरवल है ना, तो -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, इनके बीच की भी हो सकती है। तो हमेशा वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -π/2 से π/, मतलब हमने साइन इन्वर्स x की रेंज फाइंड आउट कर ली। मतलब अब जब भी हम साइन इन्वर्स x के सवाल की बात करेंगे, सीधा फंडा बता रहा हूँ सुनना, जब भी हम साइन इन्वर्स x के सवाल की बात करेंगे तो हमारा मान हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, -π/2 और π/2 के बीच में ही आना चाहिए हमेशा। मतलब ये साइन इन्वर्स x का मान क्या होगा, साइन इन्वर्स x का मान या तो बराबर होगा -π/2 के, या इससे बड़ा होगा, या फिर छोटा होगा, या बराबर होगा π/2 के। ये इसकी रेंज हो गई कि भाई -π/2 से कभी कम नहीं होना चाहिए और π/2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी साइन इन्वर्स। तो जब भी हम सवाल करेंगे साइन इन्वर्स x से रिलेटेड, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा साइन इन्वर्स x की वैल्यू -π/2 से ज़्यादा ना जाए और π/2 से ज़्यादा ना जाए। अच्छा, π/2 मतलब तो समझ रहे हो ना, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, 2 का भाग लगा दो मतलब 90 डिग्री, मतलब -90 से, तो साइन इन्वर्स x का वैल्यू +90 के बीच में होना चाहिए, +90 होना चाहिए। रेडियन तो समझते हो ना, रेडियन से कैसे चेंज करते हैं। मान लो कोई सा एंगल है, कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता, बोल रहे 30 डिग्री को सर पाई रेडियन में कैसे लिखेंगे 30 डिग्री को। तो 30 डिग्री को अगर पाई रेडियन में लिखना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें पाई/180 का क्या करा दो आप, मल्टीप्लाई करा दो, इसे सोल्व करा दो, 0 से 0 गया, ठीक है, 3 से कितने टाइम, 6 टाइम, तो π/6। इसका मतलब मैं 30 डिग्री को कितना भी लिख सकता हूँ, π/6 भी लिख सकता हूँ। तो सिंपली मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे। तो आपको बात आई समझ में कि भाई हमें ये किसी भी इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई 1112 नहीं हो रहा था वो साइन एक्स। 1112 करने के लिए हमने उसकी जो डोमेन था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पूरे रियल नंबर ना लेकर हमने क्या बोल दिया, पूरे रियल नंबर ना लेकर हमने एंगल की वैल्यू कर दी कि -π/2 से π/2 के बीच में इसके सभी एंगल के लिए हमें एक क्या मिल रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज पर वैल्यू मिल रही है, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब वो हमारा साइन एक्स फंक्शन क्या हो गया, वो हमारा साइन एक्स फंक्शन एक 1112 हो गया। अब अगर वो 1112 हो चुका है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसे साइन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। लेकिन जब भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो फंक्शन की डोमेन थी वो बन जाएगी रेंज, और जो रेंज थी वो बन जाएगी डोमेन। बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं आई, सवाल समझ में आएंगे, है ना। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट कि भाई ये रेंज। अब ऐसे अभी हमने किसकी बात की, हमने केवल साइन इन्वर्स एक्स की बात की, साइन एक्स की बात की। इसी तरह पर्टिकुलर हम कोस एक्स के लिए भी एक रेंज रहेगी, है ना, आपके टेन थीटा के लिए, टेन एक्स के लिए रेंज रहेगी, कोसेक एक्स के लिए रेंज रहेगी, सेक एक्स के लिए रेंज रहेगी, और कोट एक्स, मतलब जो 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे इनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होंगे, और उन सभी की अपनी अपनी रेंज रहेगी, और उनकी वैल्यू हमें सवाल में ये ध्यान रखना है कि उन्हीं के बीच में आए या वही आए जो उनकी रेंज है ना। तो यहाँ हमने क्या किया हुआ, अलग टेबल बनाई हुई है, उस टेबल में 6, ये देखो, ये 1 मतलब साइन इन्वर्स एक्स लिखा हुआ है पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का कोस इन्वर्स एक्स, ये तीसरे नंबर का टेन इन्वर्स एक्स, ये चौथे नंबर का कोसेक इन्वर्स एक्स, ये 5वें नंबर का सेक इन्वर्स एक्स, और 6ठे नंबर का कोटेन। ये 6, क्योंकि अब ये इन्वर्स हो चुके हैं इसलिए इन्हीं को 6 को ही हम क्या बोल देंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इन्हीं को इन डेप्थ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल हम कराएंगे, है ना। बच्चे बाद में बोलते सर इंट्रोडक्शन नहीं बताया आपने, तो वो भी ज़रूरी था। अब देखिए यहाँ पर हाँ एक चीज़ और, फिर ये साइन इन्वर्स एक्स के लिए जो इसकी रेंज, ये रेंज हो चुकी है। अब रेंज की जो वैल्यूज़ आएंगी, रेंज की जो वैल्यू होंगी, अब रेंज के मिड पॉइंट में आएंगी या ये भी हो सकती है, तो इन वैल्यूज़ को हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज़, प्रिंसिपल वैल्यूज़ बोला जाएगा इनको, है ना। ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यूज़ ही बोल रहे हैं ना। ये स्कूल वाले प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत वाले प्रिंसिपल नहीं ना, मुख्य मान हिंदी में इन्हें बोलेंगे, मुख्य मान, है ना। जब रेंज के बीच में
मान इसके अलावा भी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन उन मानों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें इन्वर्स लेना है तो उसके जो रियल फंक्शन है उसके जो डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तभी उसका वो 1/1 है, और 1/1 हुआ फंक्शन तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसलिए आपको कई बार ऐसा होगा साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से और π/2 के बाहर भी मिलेगी, मतलब -90 डिग्री से नीचे भी मिलेगी और 90 डिग्री से ऊपर भी मिलेगी, लेकिन हमें उन वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करना, उन्हें नहीं लाना, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा। अब देखिए सभी के लिए कुछ कुछ साइन इन्वर्स एक्स के डोमेन की हमने बात की कि साइन इन्वर्स एक्स हुआ तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 से और +1 के बीच में रहेगी। ये मैंने यहाँ इंटरवल में नहीं लिखा, आप चाहो तो इन्हें क्लोज इंटरवल में लिख सकते हो, मैं इधर लिखवाता जाता हूँ, है ना, ताकि आपको हर तरीके से समझ में आए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना है, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना। तो डस्टर कहाँ रख दी, चलो। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना, रेंज कोई है ना, इनकी रेंज की जो वैल्यू आएगी आपकी। तो देखो यहाँ साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू में एक्स की वैल्यू मतलब डोमेन क्या होना चाहिए, तो क्लोज इंटरवल में -1 to +1, मतलब -1 भी हो सकता है +1। तो आपकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या आएगी, तो रेंज आपकी आएगी तो क्लोज इंटरवल में ही -π/2 से तो π/2 तक, मतलब ये अभी हमने समझा ही है। कोस इन्वर्स एक्स के लिए क्या रहेगा, तो डोमेन आपका वही रहेगा -1 से 1 तक ही, है ना, रिस्ट्रिक्ट किया है हमने इसको, लेकिन इसकी जो रेंज है वो बदल जाएगी, है ना। कोस इन्वर्स एक्स के लिए आपकी वैल्यू हमेशा या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए या पाई होनी चाहिए या फिर पाई से छोटी। पाई मतलब 180 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं ना, या तो 0 डिग्री हो या 0 से बड़ा हो या पाई हो या पाई से छोटा, मतलब 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, अगला जो टेन इन्वर्स एक्स है, इसकी जो आपकी रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, वो ओपन इंटरवल में रहेगा, सॉरी रेंज नहीं डोमेन, ओपन इंटरवल में रहेगा -∞ to इनफाइनाइट, है ना। ओपन इंटरवल में क्यों, क्योंकि हमें इन्फाइनिटी पर वैल्यू पता नहीं होती, तो मैंने बताया कि ओपन इंटरवल में जो इंटरवल रहते हैं उन्हें काउंट नहीं किया जाता उनके बीच की। तो हम यह बात कर रहे हैं -∞ से बड़ी हो या +∞ से छोटी हो, पर ना तो -∞ हो ना +∞, क्योंकि इन्फिनिटी हमें ही नहीं पता, वो अनडिफाइंड है कि क्या हो सकता है, इस वजह से, है ना। तो ये ओपन इंटरवल में है तो इसकी वैल्यूज़ भी ओपन इंटरवल में आएगी, क्या, -π/2 to π/2, मतलब टेन इन्वर्स एक्स की हम बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ आनी चाहिए, तो -π/2 से बड़ी हो या π/2 से छोटी हो, लेकिन ना तो -π/2 और ना ही π/2। ये देखो वही हमने यहाँ केवल एक साइन लगाया हो ना, y इज़ ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2, है ना। अगर इक्वल भी होता तो हम यहाँ इक्वल का साइन लगाते, पर यहाँ है नहीं, है ना, समझना, छोटी छोटी चीज़ें। अब बात करते हैं कोसेक इन्वर्स एक्स की। तो कोसेक इन्वर्स एक्स में आपकी जो डोमेन रहेगा वो डोमेन कुछ भी हो सकता है रियल नंबर पर। रियल नंबर का मतलब ये है कि -∞ से तो +∞ के बीच में, है ना। ये हमने यह माइनस का साइन लगा के बता रखा, लेकिन क्या ना होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए इसमें से कि एक तो -1 और +1 के बीच का इंटरवल गायब होना चाहिए, है ना। कैसे, तो समझते हैं। मान लो ये नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, इधर आपका +∞ है, मतलब इनफाइनाइट, इधर -∞ है ना। तो इसके जो डोमेन रहेगा वो पूरा रहेगा, बस यहाँ -1 रहेगा और यहाँ +1 रहेगा, तो इसके बीच के नंबर्स नहीं होने चाहिए, किसके डोमेन में, कोसेक इन्वर्स के डोमेन में, है ना। तो ये बात हमें, वैसे डोमेन से हमें कोई मतलब नहीं फ़िलहाल, हमें केवल रेंज से मतलब, ये पीछे वाली जो चीज़ है वो ध्यान में रखनी, और रह जाएगी, हम कुछ फार्मूलाज बताएंगे उनसे आपको, है ना। तो ये था इसमें समझाने का। ये माइनस का मतलब ये है कि -∞ से इन्फिनिटी हो, लेकिन बीच वाला जो हिस्सा है -1 से और +1 के बीच का वो ना हो, है ना, जिसमें -1 और 1 काउंट नहीं हो रहा है, देखो ओपन इंटरवल। तो इसका जो आपका रेंज है, रेंज क्या हो जाएगी कोसेक इन्वर्स एक्स के लिए, तो वही रहेगी साइन की तरह ही, क्या रहेगी, -π/2 to π/2, मतलब -π/2 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, π/2 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। बट एक हमने कंडीशन लगा रखी
कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 डिग्री एंगल नहीं होगा। किसका वैल्यू? कोसेक इन्वर्स का, है ना, 0 डिग्री नहीं होगा। 0 डिग्री क्यों नहीं होगा सर? आपने π/2 रखा, -π/2 रखा, इनके बीच में ही तो आ रहा है 0। भाई -90 और +90 के बीच में 0 भी तो समझो यहाँ पर आप जानते हो कोसेक x, है ना, कोसेक x बराबर में लिख सकता हूँ 1/sin x, है ना। और अभी हम बोल रहे हैं कि हमारा जो x की वैल्यू है वो कितनी हो? 0 डिग्री हो, है ना। यहाँ हमने y से डिनोट किया है पर यहाँ समझ रहे हैं, तो x थीटा की वैल्यू कितनी? 0 डिग्री, तो मैं रख दूँ 1/sin 0 डिग्री। अब आप जानते हो sin 0 का मान कितना हो जाएगा? 0, तो 1/0। और हम जानते हैं कि किसी अगर रेशनल नंबर में बटे में 0 आ जाए तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड। अब फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा तो हम कहाँ से सोल्व करेंगे हमारे सवाल को? इसलिए कोसेक x की रेंज में, कोसेक इन्वर्स x की रेंज में -π/2 से +π/2 के बीच में तो, लेकिन जो हमारा एंगल हो 0 ना हो बस, और बाकी कुछ भी हो जाए। बात आई समझ में? इसी तरह सेक इन्वर्स x की रेंज भी आपकी सेम ऐसी रहेगी, यही वाली कंडीशन। रेंज नहीं, डोमेन, माफ़ करना, बार बार इधर उधर हो रहा है। अब रात को इतना थक चुके हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, है ना। तो इसकी जो डोमेन है वो भी यही रहेगी कि -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आप वैल्यू पुट करो, बस किन्हें छोड़कर, तो -1 से +1 के बीच का छोड़कर, ठीक है, सेम ये वाली चीज़। लेकिन रेंज क्या हो जाएगी? तो इसकी रेंज वही कोस थीटा का ही अपोजिट रहता भाई। ये कोस मैं यहाँ बता रहा हूँ, वैसे यहाँ इन्वर्स फंक्शन है इसलिए अपोजिट नहीं होते, है ना। कोस का उल्टा सेक होता है, तो दोनों के जो डोमेन है, सॉरी जो रेंज है वो सेम ही रहेगी। तो देखो इसकी भी 0 और पाई है क्लोज इंटरवल में, तो इसकी भी देखो 0 भी हो सकती है। ये लिखा रहा ना, y इज़ लेस एंड इक्वल आर, y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल आर 0 एंड लेस एंड इक्वल आर पाई, मतलब वही क्लोज इंटरवल में 0 से पाई तक ही। लेकिन 0 से पाई का मतलब 0 से 180 डिग्री, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए? तो y = π/2 नहीं होना चाहिए, है ना। अब π/2 क्यों नहीं होना चाहिए सर? वो तो 0 और 180 के बीच में ही तो आता है 90, तो उसका भी रीज़न देख लो, है ना। मान लेते हैं हमने सेक x लिया, सेक x बराबर लिख सकता हूँ 1/cos x। अब 1/x की वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं? π/2 हो जाए तो cos π/2, और cos π/2 का मान आप जानते हो, cos 90 डिग्री का मान 0, फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा 1/0। अगर फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया तो भाई हम सोल्व क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ होगा ही नहीं जी। ठीक है, इसलिए, है ना, सेक इन्वर्स की जो रेंज है उसमें π/2 नहीं आना चाहिए बस, है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना। इसी तरह लास्ट है कोट इन्वर्स। तो कोट इन्वर्स भी आपका वही tan की तरह चलेगा। देखो वो इसका जो सारे रियल नंबर हो सकते हैं -∞ और +∞ को छोड़ के, इन दोनों के बीच के कुछ भी। और इसका डोमेन भी हमारा tan की तरह नहीं, इसका डोमेन थोड़ा सा अलग रहेगा। वो क्या रहेगा? 0 ओपन इंटरवल में 0 एंड पाई, है ना, मतलब 0 और पाई इंक्लूड नहीं है, 0 और पाई इंक्लूड नहीं है हमारा, बाकी इनके बीच का कोई सा भी एंगल हो सकता है। तो ये हमें डोमेन ध्यान रखना, इन डोमेन्स का ही ध्यान रखकर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमारी वैल्यूज़ को यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे थोड़ी सी हेल्प करने के लिए हमारे कुछ फॉर्मूले हमने लिखे हैं। सो वेरी वेरी हेल्पफुल, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आपके सवालों को बहुत सरल कर देंगे। कहाँ से आए, क्यों आए हैं, तो हम ये नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी केवल इनका हम यूज़ देखेंगे, है ना, एक बार हम इनका यूज़ देखेंगे, फिर बाद में आपको बताएंगे कि ये कहाँ से आए, है ना। तो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रा का भी नॉलेज होना चाहिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप या तो रेंज इस स्टाइल में याद रख लो, या फिर रेंज ये जो मैंने पीछे लिखा ना, ये वाले इस स्टाइल में याद रख लो, इस स्टाइल में, इस स्टाइल, ये है ना, ये सभी की रेंज है। ये साइन की है, ये कोस की है, ये हमारे tan की है, ठीक है। फिर ये सेक की है, ये हाँ कोसेक की है, ये सेक की, और ये हमारे कोट की। नहीं तो इसमें भी ध्यान रख सकते हो, है ना, इसमें भी ध्यान रख लो। हमने इंटरवल में दे दिया है, हमने डायरेक्ट कंडीशन दे दी, बात एक ही, ठीक है। बात आई ना समझ में? हाँ, नहीं भी आई होगी तो अब आएगी, अब सवाल करेंगे जब, ठीक है। तो ये रफ करना, चलिए, है ना। बाकी आप सवाल लगाओगे, हमें मेन तो ये ध्यान रखना है कि साइन इन्वर्स x की रेंज क्या होती है, तो -π/2 से
प्लस π/2 के बीच में होती है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हमें गड़बड़ मामला लग रहा है, तो इसे हम इंटरवल के रूप में ही लिख देते हैं, है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ना। ये इंटरवल साफ सुथरा रहता है कि -π/2 और π/2, ये क्लियर दिख रहा है, क्लोज इंटरवल, है ना। ये भी हमारा 0 और पाई क्लोज इंटरवल में रो, तो इस रूप में आप याद रखो, है ना। ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया वो वाला मामला। ये ओपन इंटरवल में आएगा क्योंकि देखो -π/2 ज़्यादा और π/2 से कम हो, इसलिए क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल में -π/2 टू π/2, है ना। ओपन इंटरवल में आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि भाई वही -π/2 टू π/2, ठीक है। और यहाँ स्पष्ट हम लिख देंगे किसे छोड़कर, तो माइनस करके ऐसा लिख देंगे 0 डिग्री को छोड़कर, है ना। 0 को छोड़कर सब -π/2 से +π/2 के बीच में, ठीक है ना। कोसेक के लिए इसको लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा सेक क्लोज इंटरवल में ही लिखाएगा। क्या लिख देंगे इसे, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल में 0 टू पाई। बस क्या नहीं होना चाहिए, तो बस एक एंगल को छोड़कर किसको, π/2 नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए, तो अभी हमने रीज़न देखा था कि भाई वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। और आखिरी वाला फिर से ओपन इंटरवल में आ जाएगा कोट का 0 टू पाई, 0 पाई। तो ये थोड़ा साफ सुथरा मामला है ना, वो ज़्यादा ही इधर उधर भग रहा था। तो ये ध्यान रखो, साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2, कोस इनवर्स एक्स का 0 से पाई, टेन इनवर्स एक्स का ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, कोसेक इनवर्स एक्स का साइन की तरह ही रहेगा सेम, देखो साइन की तरह, कोस साइन का उल्टा ही कोसेक होता है, तो साइन की तरह है ना, बस 0 नहीं होना चाहिए। और सेक का भी बिल्कुल कोस की तरह 0 से पाई, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए। और कोट का जो है वो कोट का तो अलग ही है, 0 से पाई ओपन इंटरवल, तो इस बात का आप ध्यान रखना, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे तो ध्यान रह जाएगा। क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, तो अगर साइन इन्वर्स और माइनस में एक्स लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स एक्स, है ना। टेन इन्वर्स एक्स माइनस एक्स है तो इसे भी हम माइनस बाहर ला सकते हैं और माइनस टेन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। अरे जेनुअल से फॉर्मूला आपने पढ़ रखे होंगे, साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो लगभग फॉर्मूले सेम है कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर, टेन इन्वर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा टेन इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स है तो माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स, है ना। बाकी के कुछ फॉर्मूला में चेंज आएगा, जैसे अगर कोस इन्वर्स माइनस एक्स है तो पहले हमें पाई लिखना पड़ेगा, फिर माइनस इसे नॉर्मल कोस इन्वर्स एक्स लिख देंगे। अब ये देखो यहाँ से एक्स में से माइनस हट गया तो हम सॉल्यूशन आसानी कर सकते हैं, इस पाई को ऐसे ही चलने देना, कोई दिक्कत नहीं। सेक इन्वर्स एक्स माइनस एक्स है, क्या है, सेक इन्वर्स एक्स माइनस एक्स है तो इसको भी लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, सिंपली बस पाई आगे कर देना, पीछे माइनस। कोट इन्वर्स एक्स है तो कोट इन्वर्स माइनस एक्स है तो इसे भी लिख सकता हूँ पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स, है ना। मतलब साइन टेन और कोसेक में क्या होगा, बाहर आ जाएगा, जबकि कोस सेक और कोट में बाहर ना आकर पाई लग जाएगा। इस बात का हमें ध्यान करें, है ना। चलिए पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। तो पहला आपका जो सवाल है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि बहुत अंतर है दो चीज़ों में, किसमें, साइन एक्स पर इन्वर्स हो इसमें और एक साइन इन्वर्स एक्स होने में, ज़मीन आसमान का अंतर। इसका मतलब ये होता है कि 1 के अपोन में साइन एक्स है, जबकि इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है वो एक्स की वैल्यू साइन पर कहाँ पर डिपेंड कर रही है, वो एक्स की वैल्यू साइन की टेबल में हमें कहाँ पर मिल रही है, तो उससे एक एंगल मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा, कुछ भी थीटा, ठीक है, इस एक्स की वैल्यू के लिए। जबकि साइन इन्वर्स एक्स है तो इन दोनों को ऐसा इक्वल मत मान लेना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। चलिए, और जैसे जैसे जो चीज़ें आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ये बात भी अगर पल्ले नहीं पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, सवालों में आपको समझ में आएगा। पहला हमारा सवाल है भाई, एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4A। पहला जो सवाल है आपका वो है साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है ना। अब इन सवालों को करने का थोड़ा सा तरीका आप देखना। साइन इन्वर्स -1 है ना, हमसे बोला जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, है ना, मुख्य मान ज्ञात करना है।
फाइंड दी, अच्छा प्रिंसिपल वैल्यूज़ बोल दी इनने, मतलब जो भी इनकी वैल्यू है वो इनकी रेंज के अंदर फाइंड आउट करो, फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज़, है ना, जो भी वैल्यूज़ है वो इनकी रेंज के अंदर फाइंड आउट करो, क्योंकि रेंज को एक्चुअल में हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़ रेंज को ही बोला है हमने, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, है ना, तो ये भी ध्यान रखना प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। तो इसे करने का तरीका बहुत सुंदर सा तरीका आपको अपनाना है। सबसे पहले इसे आप कंसीडर कर लें, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स -1, मतलब इसको y के इक्वल मान लें। अभी हमने फॉर्मूला देखा है कि अगर साइन इनवर्स -x हो तो माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले के थ्रू मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब क्या करा देंगे हम, तो ये साइन इनवर्स इधर माइनस का है, इसे ऐसा का ऐसा इधर उठा कर लाए तो माइनस का साइन इन्वर्स का है, तो इधर आकर इन्वर्स का नहीं रहेगा। ध्यान रखना, जब भी किसी इन्वर्स फंक्शन को हम बराबर के उधर उठा के लाएंगे तो नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे साइन इन्वर्स को इधर लाया उठा के मैं, तो ये साइन इन्वर्स नहीं रहेगा, अब साइन हो जाएगा, है ना। और माइनस था तो माइनस साथ में लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा y, और बराबर में क्या चल रहा है, 1 बचा, यहाँ ये 1 चल रहा है। अब हमें ये देखना है कि साइन की जो वैल्यू है वो साइन की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है। साइन की आप लोगों ने टेबल पढ़ा है ना, साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पर √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री पर 1 हो जाता है। तो मतलब साइन 90 पर 1 होता है, और 90 को अगर रेडियन फॉर्म में लिखूँ तो π/2 लिखूँगा। इट में यहाँ लिख दो कि भाई साइन π/2 इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस 1 की जगह लिख सकता हूँ साइन π/2, तो साइन π/2 लिख दिया मैंने इस 1 की जगह, क्यों 1 ही तो होता है, 1 की वैल्यू क्या होती है साइन π/2 पर। इस साइन से ये साइन कैंसिल, माइनस y बराबर क्या आ जाएगा π/2, है ना। अब माइनस का क्या करो, दोनों तरफ गुणा करा दो, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस π/2 हो जाएगा। और देखो y हमने एक्चुअल में माना किसको था, साइन इन्वर्स 1 को, तो एक्चुअल में वैल्यू किसकी आ गई हमारी, साइन इन्वर्स -1 की आ गई ना। अच्छा, अरे हमने किसके इक्वल माना y को, इस फंक्शन के, तो वापस लिख दो आप चाहो तो साइन इन्वर्स -1 की वैल्यू कितनी होगी, -π/2। अब देखो हमारा ये -π/2 है जो हमारी रेंज के अंदर है कि नहीं, तो हमारी रेंज चालू होती है साइन इन्वर्स की -π/2 से π/2, तो देखो -π/2 ही आया, इट मीन्स हमारी रेंज के अंदर आया, इसलिए आपकी वैल्यू सही, आंसर इज करेक्ट -π/2, बस और क्या है, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर आ चुका। यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि हमारी जो थीटा की वैल्यू आई है वो हमारी रेंज के अंदर है, मतलब रेंज क्या होती है -π/2 से तो +π/2, और जो हमारा ये -π/2 ये जो हमारा आया है थीटा वो कर रहा -π/2 ही इक्वल है, देखो ओपन इंटरवल, ये हमारा आंसर हो, ठीक है। आए समझ में, तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से करते जाएंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, हम 4-5 सवाल इसके जो शुरुआती वाले वो तो निपटा लेते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला सवाल देखते हैं। बहुत सिंपल से बात करेंगे, सिंपल अप्रोच अपनाएंगे, जबरन का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बस ये ज़रूर आपको रेंज याद रखनी है, और आप 2-4 बार सवाल लगाओगे तो वैसे ही ध्यान रह जाएगी, है ना, 2-4 बार पढ़ोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है हमारा, tan इनवर्स 1/√3 क्या है, सेकंड वाला, tan इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो कंसीडर कर लिया, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, है ना। tan इनवर्स को इधर लाऊंगा तो tan बन जाएगा, ये भाई इनवर्स फंक्शन को बराबर के उधर ला रहा, और ये y इसके साथ आ जाएगा, बराबर में क्या चल रहा 1/√3। अब हमें देखना है कि भाई tan के किस एंगल पर वैल्यू 1/√3 होती है। तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से, बहुत फॉर्मूले यूज़ किए होंगे आपने। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 डिग्री की, जिसे हम π/6 लिखेंगे रेडियन फॉर्म में, सो tan π/6 बराबर होता है 1/√3, ठीक है। लगा दो यहाँ, तो tan π बराबर 1/√3 की जगह क्या लिख दूँ, tan π/6, सो 10 से
10 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/6। अब हमारी रेंज में देखो, हमारी रेंज टेन इनवर्स की क्या बोलती है कि ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में आनी चाहिए, है ना। तो देखो 30 डिग्री 90 -90 और से तो +90 के बीच में ही आता है ना 30 डिग्री कहीं ना कहीं यहीं पर। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। इस तरीके से हमें चेक करते जाना है, लिख देना है यहाँ करके कि भाई जो हमारा ये है वो -π/2 से तो बड़ा है थीटा और +π/2 से छोटा। इट मीन्स हमारा आंसर सही, यही हमारी रेंज बोलती है। देखो ये लिखी हुई है टेन इनवर्स की, ठीक है ना। ऐसे ही करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, धीरे धीरे आराम से। ले लो स्क्रीनशॉट, अगला सवाल देखते हैं हम। कोट इनवर्स -1/√3 है ना, अगला है। कोट इनवर्स -1/√3, कोट इनवर्स ये ना, कोट इनवर्स -1/√3 है ना। तो सबसे पहले इसे कंसीडर करके हमने मान लिया कोट का और कोट इनवर्स -1/√3 y = अब देखो कोट माइनस थीटा अगर नॉर्मल होता तो हम सॉल्यूशन करते, पर अभी माइनस आ रहा है। तो अगर माइनस आ रहा है, माइनस में थीटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स x। x की जगह क्या है 1/√3। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे लिख सकता हूँ मैं पाई, ये वाला फॉर्मूला। इन्हें नाम दे दो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6th नंबर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू बाय 6 ऐसा लिखता जाऊंगा, मेरी ये स्टाइल है ना, क्योंकि बार बार फॉर्मूले कहाँ तक उतारेंगे। तो इसे लिख सकता हूँ मैं 6th वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3, ठीक है ना। अब भाई ये जो हमारा फॉर्मूला आया है तो इसको आप अलग से सॉल्व कर लो। कोट इनवर्स √3 को, कोट इनवर्स 1/√3 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको आप कुछ भी मान लो, इसको हम मान लेते हैं, मान लो इसको y माना है, इसको a मान लेते हैं, है ना। पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं ताकि अलग से सॉल्व हो जाए और कुछ नहीं, है ना। तो अलग से सॉल्व कर रहे हैं इसे, हमने यहाँ हेंस लगा दिया। तो a बराबर मानूंगा तो कोट इनवर्स उधर जाएगा तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा कोट a, भाई बराबर के उधर जाएगा तो ये इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन में चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब आपको क्या पता है कोट की वैल्यू जनरली हमें क्या होता है कि साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन तीन की वैल्यू तो हमें पता होती है जनरली। इनके इन्वर्स जो रहते हैं, इनके उल्टे, सॉरी इन्वर्स नहीं, इनके रेसिप्रोकल जो रहते हैं जैसे कोसेक सेक और कोट, इनकी वैल्यूज़ हमें पता नहीं रहती, है ना। तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप क्या करो 1/√3 ऐसे ही लिखा रहने दो। कोट ए को मैं लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो अगर 1/10 लिख सकता हूँ तो दोनों को पलट दो, तो ये पलटोगे तो √3/1 होगा, है ना। 1 भली मत लिखो, इसे पलटोगे तो 10a ऊपर पहुँच जाएगा। तो हमारा क्या हो गया √3/10a हो गया। अब √3 वैल्यू 10 पर कहाँ होती है, अब तो ये तो याद है ना, √3 वैल्यू कहाँ होती है 10 पर, लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूँ। 10 60 डिग्री पर होती है ना। 60 को लिखेंगे π/3, तो 10 π/3 पर वैल्यू होती है क्या हमारी √3। तो इस √3 की जगह लिख दूँ मैं क्या 10 π/3। सो 10 π/3 बराबर इस √3 की जगह क्या लिख दिया 10 π/3 और बराबर में लिख दिया हमने 10a। 10 से 10 कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई, तो a बराबर बचा है π/3, है ना। अभी हमारा आंसर नहीं आया, ये क्या ए किसका मान आ गया, ए हमारा ये कोट इनवर्स 1/√3 का ही माना है। अरे ए किसको माना था हमने, कोट इनवर्स 1/√3 को, है ना। तो कोट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू आ चुकी है आपकी π/3। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है, यहीं तो छोड़कर गए थे, हमने ये अलग से सोल्व किया ताकि हमें आसानी रहे सॉल्यूशन में। तो इसे आप कुछ भी नाम दे दो, बाय इक्वेशन 1 बोल दो, तो यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन 1। सवाल को बहुत आसान करके बताना पड़ता है बच्चों, है ना, टू इजी, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो क्या हो जाएगा, पाई ऑलरेडी है ही सही हमारे पास, माइनस कोट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू अभी आई है π/3। तो देखो आप क्या हो जाएगा, 3 का इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई ऊपर है ही सही बटे में 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 4 पाई, नहीं खटिया थोड़ी ना है,
गणित है, 3 में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई अपॉन 3। तो हमारा जो एंगल की वैल्यू आ गई है, एंगल मतलब हमारे कोट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई/3, ये आपका आंसर है। अच्छा, रेंज में चेक करते हैं, तो पहले 2 पाई/3 को आप नॉर्मल उसमें चेंज करो डिग्री में, तो ये हो जाएगा 2 × पाई/3 मतलब है ना, मैं अलग से समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई। 2 पाई/3 को ऐसा लिख सकते हो ना, 2 × पाई/3 लिख सकते हैं सर। 2 × पाई/3 का मतलब हमें पता है 60 डिग्री होता है सर, यही तो होता है। 6 × 18 हो जाएगा, वापस गुणा करा देंगे, 2 कराएंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री, मतलब हमारा जो आंसर आया है वो 120 डिग्री आया। तो आप देखो कोट की रेंज देखो, कोट इनवर्स रेंज देखो कहाँ से कहाँ होती है, 0 से पाई। 0 से पाई होने का मतलब ओपन इंटरवल में 0 और पाई को छोड़कर बीच की सारी चीज़ें, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में। और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 120 डिग्री। इट मीन्स हमारा आंसर रेंज में ही आ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। बात आई समझ में? तो ऐसे रेंज चेक करनी है हमें कि हमारा आंसर रेंज में तो आ रहा। और जब ऐसे आप ढेर सारे सवाल लगा लोगे तो रेंज वैसे ही याद रहने लग जाएगी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और ये जो मैंने ये जगह जगह ये अलग से करवा दिया केवल सरल करवाने के लिए, ताकि आप इक्वेशन में कंफ्यूज ना हो। फॉर्मूले को ध्यान रखना, बात करना है ना, ज़्यादा वो नहीं करना। फॉर्मूले कहाँ से आए तो बता देंगे टाइम के साथ आप, है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है ना। चौथे नंबर का आपका कोसेक इनवर्स -2 क्या है, कौन सा है, चौथा है ना। कोसेक इनवर्स -2, ठीक है। फोर्थ नंबर का कोसेक इनवर्स -2, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे, तो वही लेट कर लेते हैं। लेट y = कोसेक इनवर्स -2। अब कोसेक इनवर्स -x है, तो देखो कोसेक इनवर्स -x क्या हो जाता है, माइनस कोसेक इनवर्स x। तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस का कोसेक इनवर्स 2, है ना। ये देखो यहाँ माइनस अगर अंदर हो तो इस माइनस को बाहर ला सकते हैं कोसेक इनवर्स के साथ, बराबर y। माइनस कोसेक इनवर्स को माइनस को भी इधर लाओ, माइनस तो वैसे ही आ जाता है, सीधे इधर से उठाओगे तो भी इधर ही आएगा माइनस ही। भाई मल्टीप्लाई में ला रहा है, मल्टीप्लाई करा देंगे। रुक जाओ अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो माइनस का, समझ रहे हो। रुको, कोसेक इनवर्स x को इधर लाओ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक y, है ना। माइनस भी साथ में लिया इसी के, तो माइनस कोसेक y हो जाएगा, है ना। भाई इन्वर्स से इधर आके नॉर्मल हो गया, बराबर में क्या आएगा 2। अब माइनस का मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा कोसेक y बराबर देखो कर दी ना हमने मिस्टेक, ये मिस्टेक हुई। माइनस का यही मल्टीप्लाई कराएंगे हमें ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का y हो जाएगा और इधर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स को इधर लाओ तो हो जाएगा कोसेक -y, है ना, इन्वर्स हट जाएगा, बराबर 2 बचेगा। अब फिर वही दिक्कत हमारे साथ कि सर हमें तो पता ही नहीं कि 2 वैल्यू कोसेक पर कहाँ होती, तो कोसेक को आप चेंज कर लो। कोसेक को क्या चेंज करोगे, तो आप जानते हो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो 1/sin -y हो जाएगा, बराबर 2 चल रहा है, पलट दो इसको तो sin -y ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसे भी पलटेंगे तो इसके अपोन में 1 लगा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा, तो हो जाएगा 1/2। तो अब ये देखो कितना इजी हो गया। अब हमें साइन का तो पता है, साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है। तो बच्चों हमने बताया था टेबल बिल्कुल ध्यान रखो, है ना। जिसे टेबल वगैरह का नॉलेज नहीं है तो एक वीडियो की लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 11th की एक वीडियो अभी मैंने बनाई थी रिसेंटली, उसमें सारी चीज़ बताइए कि एंगल कैसे आते हैं, है ना। तो साइन इनवर्स साइन की वैल्यू जो 1/2 पर होती है वो कहाँ होती है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है साइन किस पर होती है, 30 डिग्री मतलब π/6 पर, है ना। π/6 पर होती है, तो ये हो जाएगा साइन -y बराबर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन π/6, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, इधर लिख देता हूँ, यहाँ से बचा -y बराबर
π/6 है ना। y की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करा दो तो -π/6 हो जाएगा। ये आपकी कोसेक इन्वर्स -2 की वैल्यू आ चुकी है। y हमने इसी को ही तो माना हुआ है, तो या तो y के इक्वल बता दो या कोसेक इन्वर्स -2 के इक्वल बता दो, बात एक ही। अब रेंज चेक कर लो आप, रेंज चेक करो यहाँ पर कोसेक की। तो देखो कोसेक इन्वर्स x कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में होनी चाहिए। और हमारी वैल्यू कहाँ आ रही है, तो हमारी वैल्यू आ रही है -60 आ रहा है। कितना आ रहा है, -60। कितना आ रहा है, -60। तो नंबर लाइन पर देखो 90 यहाँ है, +90 है ना, -90 यहाँ है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि इधर यहाँ 0 से 1 से चालू होता है, -1 -2, तो -60 90 और +90 और 90 के बीच में होगा, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना। अच्छा -60 नहीं -30 होगा, है ना। तो -30 हमारी रेंज के बीच में ही आ रहा है। π/6 का मतलब 30 होता है, ठीक है। अच्छा मैं आंसर शीट में इनके आंसर वो चेक कर लूँ, क्या पता कोई सा आंसर गलत ना आ जाए। -π/6 सही आ रही है ना। चलो अगला सवाल देख लेते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला जो सवाल है वो है हमारा 5वां tan इनवर्स -1। क्या है 5वां tan इनवर्स -1, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं लेट y = tan इनवर्स -1, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, y = ठीक tan इनवर्स -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -tan इनवर्स x। ये देखो फॉर्मूला नंबर सेकंड से अगर माइनस हो तो इस माइनस को बाहर ला सकते हैं। माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो तो -y = हो जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स को इधर उठा लाओ तो इधर आ जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा tan, -y अंदर आ जाएगा थीटा के रूप में, बराबर में बचेगा 1। अच्छा 1 वैल्यू कहाँ होती है tan थीटा की, तो बहुत सही वैल्यू है, तो tan 45 बहुत यूज़ किया आपने, जिसे हम लिखेंगे π/4 है ना, बराबर 1 होता है। तो tan π/4 लिख दूँ मैं इसकी जगह, सो tan -y बराबर 1 की जगह लिख सकता हूँ tan π/4 लिख दिया। tan से tan कैंसिल, -y बराबर क्या हो जाएगा π/4, तो y की वैल्यू निकालनी, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का π/4, ये आपकी आंसर है। रेंज में देख लो तो tan इनवर्स वाली रेंज देखो आप, tan इनवर्स वाली रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, -90 से +90 के बीच, तो -45 हमारा आ रहा है, आंसर हमारा करेक्ट है ना। और एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, बिल्कुल -π/4, ठीक है। अगला जो 6th नंबर का जो सवाल है आपका, इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, तो हम इसको अगले वीडियो में करा देंगे। 7th नंबर के सवाल की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ना, 7th नंबर का। 6th को अभी स्किप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसका आंसर पता नहीं क्या गलत दिया हुआ है, ये क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा 7th नंबर का है ना, क्या है, कोस इनवर्स -√3/2, ठीक है। तो देखिए कोस इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले y = बोल देते हैं इसे लेट करके, कोस इनवर्स -√3/2। अब देखो फॉर्मूला नंबर आप 4th देखो, कोस इनवर्स -x हो तो इसे हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स x, है ना, इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए। तो y बराबर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस कोस इनवर्स, और ये नॉर्मल हो जाएगा √3/2, मतलब कुल मिला के ये माइनस बाहर हो जाएगा हमारा इस फॉर्मूले से, है ना। अब हम इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, तो चूँकि करके अलग सोल्व कर लेते हैं इसको, कोस इनवर्स √3/2 को फिर से हम इसे a मान लेते हैं, है ना, तो a मानेंगे तो √3/2 को यहीं रहने दो, कोस इनवर्स उधर गया तो ये हो जाएगा कोस a, भाई ये थीटा बन जाएगा इसका। अब देखो कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, तो आपको पता होना चाहिए, कोस 30 पर होती है √3/2 वैल्यू, है ना, तो कोस 30 मीन्स π/6 पर होगी √3/2 की वैल्यू,
है ना। 30 मतलब π/6, तो इसे मैं लिख सकता हूँ √3/2 को π/6 बराबर √3/2 cos π/6। कोस ए चल ही रहा, कोस से कोस कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ गई π/6। अच्छा, ए का मतलब इस पूरे की वैल्यू आपकी π/6 आ गई, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ π/6। अरे भाई इसी को ही तो ए माना है, या तो ये रख दो बराबर में या ये रख दो, तो हमारा π/6 वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, बाय इक्वेशन 1। इससे क्या होता है, सवाल उलझता नहीं है ना, सब क्लियर चलता है। सो y बराबर पाई ऑलरेडी है हमारे पास, माइनस कोस इन्वर्स √3/2 की वैल्यू क्या है, ये सोल्व करके π/6, तो क्या हो जाएगा, ये 6 इधर जाएगा तो 6 पाई, एलसीएम में माइनस पाई ऊपर नीचे 6, ये हो जाएगा आपका 5, 6 पाई में से 5 पाई जाएगा तो 5π/6, है ना। तो आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं हम आंसर शीट में, और हमारी रेंज में भी चेक करके बताएंगे आपको। 5π/6, 5π/6 सही आ रहा। अब देखो इसे नॉर्मल उसमें चेंज करो, तो इस 5π/6 को ऐसे लिख दूँ 5 × π/6। अच्छा, लिख सकता हूँ 5 ऐसा कैसे, π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, है ना। 5 × 15 मतलब 150 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं हम, 150 डिग्री एंगल को शो कर रहा है। बात आ रही ना समझ में, अरे बहुत सिंपल है। π/6 को 30 लिख सकता हूँ, 30 में 5 का गुणा करवा दिया, 150 आ गया, है ना। तो 150 डिग्री, तो देखो आप किसका अनुमान निकाल रहे हैं, कोस इन्वर्स का। कोस इन्वर्स की रेंज देखो 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से 180 डिग्री, 0 भी हो 180 डिग्री भी, इन दोनों के बीच में, तो 150 डिग्री दोनों के बीच में आ रहा। हमारा आंसर करेक्ट है। ऐसे चेक करना है बस कि हमारे इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज है वो सही चल रही है, आंसर हमारा रेंज में आना चाहिए। इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने ये पहला वाला जो था इसका क्वेश्चन 4A का, वो अभी हमने सोल्व किया। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। आज इंट्रोडक्शन और आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम समझा कर लेकर आए, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। बाकी रेंज आपको थोड़े सा ध्यान रखना पड़ेगी। फॉर्मूले बहुत सरल है, 2 बार अब शायद याद ही होंगे। फिर भी किसी को अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो, समझ में ना आए, तो मेरे बस एक ही रिक्वेस्ट है, फिर से देखें दूसरी बार इस वीडियो को, आपको पक्का समझ में आएगी, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। फिज़िक्स के नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं, मैथ्स के नोट्स भी हम बना रहे हैं, कुछ बच्चों का कहना है, और ऑनलाइन क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि अगर आप हमसे डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम।